ठीक है। तो बात करते हैं आज नवपाषाण काल की। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? तो हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है, मध्य पाषाण काल पढ़ लिया है और आज बात करेंगे नवपाषाण काल की। ठीक है। बेसिकली देखिएगा नवपाषाण काल एक्चुअल में किसका काल है या क्या समय है ये और किस लिए हम इसको समझते हैं। ठीक है। तो नियोलिथिक नाम का यह जो काल है नियोलिथिक कहलाता है। अब नियोलिथिक बेसिकली एक नियो जो शब्द है ये यूनानी शब्द है। ठीक है। यूनानी क्रम से लिया हुआ शब्द है नियो और इसका मतलब होता है नवीन क्रम। ठीक है, नवीन क्रम। तो देखिएगा कि जो नियोलिथिक है या नवपाषाण काल है इसमें आप सबसे पहले क्या देखते हैं? तो जो मनुष्य था, ठीक है, जो मनुष्य था अपने विकास क्रम में एक नए आयाम में आ चुका है। ठीक है। इसको नवपाषाण काल क्यों कहा गया? देखिए, इतिहासकारों ने इसको नवपाषाण काल कहा है। ठीक है। आदि मानव ने अपना पाषाण काल नहीं लिखा है। इसको जानने की जानकारी जो हमको मिल पाती है या उसके जो एविडेंस या साक्ष्य मिल पाते हैं उसी के तरीके से इसको कहा जाता है नवपाषाण काल। ठीक है। क्योंकि पिछले या मध्य पाषाण काल से जो चीजें हम उपयोग में लाते थे, देखिए एक बात समझिएगा कि इस पूरे मनुष्य के जो विकास क्रम है उसको हमने पाषाण काल कहा है। ठीक है। ये स्टोन एज है। स्टोन एज क्यों है? क्योंकि इस समय मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए सबसे बड़ा सहायक वस्तु किसको समझता था? पत्थर को। ठीक है। तो पत्थर के वैरायटी के हिसाब से उसने क्या किया? अपने एज को बदला, मतलब अपने सिस्टम को बदला। ठीक है। जैसे पूरा पाषाण काल बड़े पत्थरों का उपयोग करना, ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल थोड़े छोटे पत्थरों का उपयोग करना। अब पत्थरों के छोटे छोटे चल्ट या फ्लिंट से, ठीक है, पत्थरों के अलग अलग रूप मैंने बताया था आपको, जेस्पर, चर्ट, फ्लिंट, ठीक है, इस तरीके के पत्थरों का। तो जब पत्थरों के उपयोग से हम धीरे धीरे हथियार को बहुत अच्छा बना लेते हैं, साथ ही साथ इसके अलावा हम मिट्टी के बर्तन बना चुके हैं। ठीक है। जब मिट्टी के बर्तन बना चुके हैं और साथ ही साथ कहीं कहीं पर आग के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं नवपाषाण काल। ठीक है। तो बेसिकली देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं तो इस समय को हम लोग शिकारों का काल कहते थे। ठीक है। शिकारों का काल कहा गया है और उसके बाद धीरे से फिर पशुपालन में आ गए हम लोग। ठीक है। फिर पशुपालन के बाद अब क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं। तीनों क्रम समझ में आ रहा है कि पहले क्रम में हम क्या कर रहे थे? शिकार कर रहे थे। ठीक है, और खाद्य संग्राहक थे। दूसरे में क्या हुआ? हमने पशुपालन पे आ गए। ठीक है। कभी आपको बता दो, ये एग्जाम में आ चुका है कि मनुष्य के क्रम के अनुसार उसके कार्य प्रणाली को बताइए क्रम के अनुसार, तो उसमें लिखा रहेगा शिकार, पशुपालन, कृषि, ठीक है, और मिट्टी के बर्तन। तो आप कैसे उसको तय करेंगे पहले कौन उसके बाद कौन आया है? तो आप कैसे बताएंगे? तो पहले नंबर पे शिकार था, हमने शिकार करना प्रारंभ किया। ठीक है, खाद्य संग्राहक के रूप में। उसके बाद फिर दूसरे नंबर में क्या किया? हमने पशुपालन किया है। दिमाग पे सेट कर लीजिएगा, पशुपालन दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे हमने क्या किया है? कृषि करना चालू किया है। अब कृषि प्रारंभ करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि जब हम लोग स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, घर बनाना चालू करते हैं, घरों के साक्ष्य जब मिलेंगे हमको, ठीक है, तो जब हम लोग घर बनाना चालू करेंगे या कृषि करना चालू करेंगे तो हमको स्थायी जगह चाहिए। ठीक है। पहले कृषि क्या था? घूम घूम के करते, झूम कृषि जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। एक जगह जंगल काटा, वहां पर अन्न छींट दिया या फिर वहां को छोड़ दिया, वहां पर जो धान की खेती हुई है, अनाज की खेती हुई है, अब उसको 2 महीने बाद आके उसको काटेंगे। तो ऐसे करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग? झूम कृषि। ठीक है। इसमें क्या होता था? जंगल छोड़ छोड़ के 2-2 महीने के लिए हम अलग अलग जगह पे रहते थे। ठीक है। खाना बदोश जैसे, इसलिए बोलते हैं ना आदिमानव को क्या खाना बदोश कहा जाता था। खाने की आवश्यकता के अनुसार वो क्या करते थे? जगह जगह घूमते थे। ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे? एक जगह पर रुककर काम करना चालू करेंगे। तो इसे कहा जाता है नवपाषाण काल। अब देखिएगा नवपाषाण काल में आते हैं। ठीक है। देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा नवपाषाण काल का जो क्रम रहा है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहले क्रम देखते हैं। तो हमने यहां पर पशुपालन करना सीख लिया है। ठीक है। हमने छोटे छोटे घर बनाने सीखे हैं इसमें। ठीक है। और साथ ही साथ औजार, देखिए आप, पत्थरों के औजार बने हुए हैं, लकड़ी से, ये पत्थर है। ठीक है। अभी लोहा नहीं मिला है, याद रखिएगा, किसी प्रकार धातु नहीं है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया? औजार बनाना चालू कर दिया है। औजार का प्रयोग किया, मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया, अनाज को पीसने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है, इस तरीके से पत्थरों का प्रयोग किया है। तो पत्थरों से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। देखिए, कुत्तों को पालना, ये मैं आपको बता चुका हूं, कुत्ते को पालने का भी काम चालू हुआ था। पशुपालन करना चालू किया हमने। ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने एक घर बनाने की जो श्रृंखला है वो भी प्रारंभ कर दी है नवपाषाण काल में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस समय जो है हम अब स्थायी रूप से रहना चालू करते हैं और इस समय छोटे पत्थरों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ये पत्थर का साइज आप देखिए, छोटा पत्थर। ठीक है। मतलब इस पत्थरों के साइज पर हम सबसे पहले बड़े पत्थरों का प्रयोग किए, उसके बाद उससे छोटे पत्थर और उसके बाद नुकीले और धारदार पत्थरों का प्रयोग किया है यहाँ पर। ठीक है। तो याद रखिएगा कि हम लोग किस क्रम में बढ़ रहे हैं, तो पत्थरों के अलग अलग रूप में उपयोग में हम उसको बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये नवपाषाण कालीन पत्थर हैं। ठीक है, जो आज भी आपके कहीं कहीं पर ये जो है सुसज्जित रूप से रखे गए हैं कि नवपाषाण क्रम के जो पत्थर या साक्ष्य मिले हैं वो आपको इस तरीके से दिखेंगे। ठीक है। तो देखिए, खुरुचने वाले पत्थर जो आप बोलते हैं, खुरुचने वाले पत्थर क्या होते हैं?
कल पढ़ चुका है आपने, ठीक है। और उसके बाद ये छीलन है, ठीक है, बेधनी, खुरचनी, इस तरीके का नाम सुन लिया था आपने। तो ये उसी प्रकार के पत्थर है। देखिए भाला का प्रयोग कैसे पत्थरों से बनाया गया, ये याद रखिएगा धातु नहीं है, ये पत्थर से बने गए हैं, ठीक है, पत्थरों से बनाए गए हैं, याद रखिएगा। ये देखिए कुल्हाड़ी को किस तरीके से मतलब बांस के लकड़ी के बीच में फंसाकर उसके दोनों तरफ बांध दिया गया है, तो पत्थर का प्रयोग देखिए किस तरीके से किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी देख पाएंगे आप, ठीक है। अब ये जो गोल पत्थर दिख रहा है आपको, ये कूटने के काम आता था, ठीक है, किसी भी वस्तु को अनाज को कूटते थे, जैसे दिखा रहा हूं मैं आपको। ये सारे देखिए, ये सभी छीलन पत्थर है, इसको फ्लिंट कहा जाता है, ये फ्लिंट है, ठीक है। तो ये सारे पत्थर हैं आपके, और उसी पत्थरों के अलग अलग क्रम को हम नवपाषाण काल कहते हैं, क्योंकि हमने इसका उपयोग एक बहुत बेहतर तरीके से उपयोग में लाना चालू कर दिया। यानी पत्थर को अब हमने क्या किया, एकदम सही तरीके से प्रयोग में लाना चालू कर दिया, और अपने हर एक क्षेत्र में पत्थरों का प्रयोग किया है, ठीक है। और यही कारण है कि ये पूरा का पूरा काल क्या कहलाता है, पाषाण काल कहलाता है, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और ये रहा आपका नवपाषाण काल, ठीक है। देखिएगा आगे, तो चलिए ठीक है, मैं इसको पढ़ देता हूं, अभी फिलहाल ये ब्लैक में आ गया है। चलिए मैं इसको बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले यूनानी भाषा में नियो शब्द, ठीक है, नियो शब्द का मतलब क्या होता है, नवीन, जैसे कि मैंने बताया आपको, ठीक है, नवीन उसका अर्थ होता है, इसलिए इस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है, नियोलिथिक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब भारत में नवपाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज जो किया गया था, किसने किया था, डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। नवपाषाण क्रम से संबंधित साक्ष्य किसने खोजा है, डॉक्टर प्राइमरोज ने खोजा है। कब खोजा है, 1842 में, याद रखिएगा, 1842 में खोजा है, ठीक है, 1842 में खोजा है, याद रखिएगा। और कहां पर, कर्नाटक में। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि नवपाषाण काल संबंधित साक्ष्य कहां मिले हैं, कर्नाटक में मिले हैं। किसने खोजा है, डॉक्टर प्राइमरोज ने खोजा है 1842 में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, कर्नाटक का जो क्षेत्र है उसका नाम भी याद रखिएगा, इसका नाम है लिंगसुगूर, ठीक है, लिंगसुगूर, याद रखिएगा। लिंगसुगूर कर्नाटक के क्षेत्र का नाम है, जहां पर उसके साक्ष्य मिले, नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके बाद 1860 में, याद रखिएगा, डॉक्टर मसूरिये, ठीक है, डॉक्टर मसूरिये ने पहली बार पत्थर के उपकरण उत्तर प्रदेश से ढूंढे हैं, याद रखिएगा, टोंस नदी घाटी के पास, ठीक है। 3 फैक्ट यहां पर बनता है, याद रखिएगा। पहला फैक्ट है कि नवपाषाण काल का जो पुरातात्विक खोज है वो किसने किया था, पहली बार प्राइमरोज ने, ठीक है। कब किया था, 1842 में किया था, ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्रम याद रखिएगा कि डॉक्टर मसूरिये ने 1860 में पत्थर के उपकरण मिले हैं जो टोंस नदी के, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी के किनारे जो है ये साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो 3 ही फैक्ट यहां पर रहेगा, याद रखिएगा, 3 फैक्ट क्रम याद रखना है आपको, ठीक है। कौन कौन से, पहला प्राइमरोज का नाम याद रखिएगा, कब ढूंढा है, 1842 में ढूंढा है, ठीक है, पहला साक्ष्य मिला, ठीक है। उसके बाद पत्थर के उपकरण कब मिले हैं, तो याद रखिएगा 1860 में मिले हैं, ठीक है। कहां पर मिले हैं, तो याद रखिएगा टोंस नदी के घाटी में, ठीक है, डॉक्टर मसूरिये को, ठीक है, डॉक्टर मसूरिये को, याद रखिएगा। आगे चले, इसके बाद देखिएगा पत्थरों के जो क्रम यहां पर बने हैं, देखिए ये सारे जो हैं ये पत्थरों के क्रम हैं, ठीक है। तो पत्थरों के क्रम पर इसका उपयोग किया गया नवपाषाण कालीन में, इस तरीके से पत्थर, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इस तरीके के पत्थर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो देखिए पत्थरों के आकृतियों के अनुसार उसका नाम रखा गया। देखिए ये जो है कुल्हाड़ी जैसी आकृति आपको नजर आएगी, ठीक है। उसी के बाद देखिए ये जो है बेधनी वाले जैसे, ठीक है, ये सभी पत्थरों की आकृतियां हैं जो कि नवपाषाण कालीन है, याद रखिएगा। तो नवपाषाण कालीन जो इन पत्थरों का, क्योंकि कारण मैं आपको बता दूं कि जब नवपाषाण या पाषाण काल पढ़ते हैं आप, तो सबसे कठोर चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया, हमेशा से याद रखिएगा। जैसे अगर आज के डेट पर आप देखेंगे तो हम हीरे की बात करते हैं, हीरा सबसे कठोर धातु है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका क्वार्टजाइट हो गया, उसी प्रकार आपका मतलब ऐसे धातु जिसका प्रयोग करके आप कुछ मजबूत काम कर सकें या मजबूत चीज़ों से तोड़ सकें या फिर उसे काम ला सकें, ठीक है। तो हालांकि हीरा बहुत महंगा होता है, इसलिए उसका प्रयोग उस तरीके से नहीं किया था। अगर यदि मान लीजिए आप हीरे वाले जगह पर रहते, मतलब आज पत्थर जिसको कह पा रहे हैं वो हीरा होता, तो आप हीरे का ऐसे कॉमन प्रयोग कर रहे होते, ठीक है, क्योंकि वो अधिकांश मिल रहा होता और आपके लिए वो फिर बहुत कॉमन सी बात होती, ठीक है। लेकिन हीरा जो है वो मिलता नहीं है, इसलिए वो महंगा है, याद रखिएगा। सोना चांदी हीरा जो आभूषण है
आभूषण हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ बहुत कम प्राप्त होते हैं, इसलिए वो महंगे हैं। अगर वही चीज़ें आम तौर पर मिलने चालू हो जाएं तो आपका शौक खत्म हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आपको बता दूं कि भारत के महिलाओं को जो शौक है सोने का, ठीक है, गोल्ड, तो वो गोल्ड जो है और कहीं भी आपको नहीं नजर आएगा, मतलब पूरे विश्व में नजर नहीं आएगा। और आपको बता दूं भारत में जो हमारे पास कलेक्शन है गोल्ड का, वो सबसे ज़्यादा कलेक्शन महिलाओं के पास है, यानी उनके पास आभूषण के रूप में वो सारा कलेक्शन है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिएगा कि ये पत्थरों का काल इसलिए कहलाया क्योंकि सबसे कठोरतम तत्व था ये, और साथ ही साथ क्या था कि इसका उपयोग सबसे सामान्य तौर पर किया गया, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। तो ये देखिएगा, इसमें 2-3 क्षेत्र को याद रखिएगा। पहला है आपका कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा नाम याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यहां पर क्या मिला है, तो यहां पर मिला है आपको चावल के साक्ष्य, कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा कोल्डी हवा क्षेत्र। तो कोल्डी हवा कहां है, उत्तर प्रदेश में है। ये जो आपको दिख रहा है कोल्डी हवा, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है, ठीक है। यहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, नवपाषाण कालीन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नवपाषाण कालीन है मतलब चावल के साक्ष्य मिले, मतलब क्या है, इसका मतलब है कृषि, ठीक है। मैंने बताया आपको कि तीसरे में आपको कृषि पढ़ना है, ठीक है। तो आप पहले नंबर पे देखते हैं शिकार, दूसरे नंबर पे देखिए पशुपालन और तीसरे नंबर पे कृषि, ठीक है। दिमाग में सेट हो गया, ये याद रखिएगा। अब देखिए आगे जब बढ़ते हैं आप, तो आपको एक क्षेत्र और दिखेगा, पयमपल्ली, ठीक है, पयमपल्ली और चिरांद। तो ये जो 3 नाम दिख रहे हैं आपको, कोल्डी हवा, चिरांद और पयमपल्ली, ये तीनों क्या है, नवपाषाण कालीन, ठीक है, नवपाषाण कालीन क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी एक एक करके इसको डिटेल करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दूं मैं, देखिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो देखिएगा, नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है, ठीक है। तो अभी इसको यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या बस्ती मिली है, ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर क्या कर रहा, देखिएगा कि नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहला नवपाषाण बस्ती कहां मिला है, मेहरगढ़ क्षेत्र मिला है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान के अंदर क्या है, मेहरगढ़ है, ठीक है। याद रखिएगा मेहरगढ़ का नाम कभी कभी पूछा जाता है आपका, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आता है, याद रखिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेहरगढ़ निम्न में से किस देश में है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में आता है, बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। सबसे पहला नवपाषाण काल बस्ती मिला है यहाँ पर। देखिएगा मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो मेहरगढ़ में ही पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि पुराना नवपाषाणिक है जहां पर चावल के या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आपने लिख लिया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहां पर बनता है, याद रखिएगा। पहला कि सबसे पहले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, मेहरगढ़ से, याद रहेगा आप लोग को कि मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, सबसे पहला साक्ष्य कृषि का, ठीक है। और मेहरगढ़ कहां है, पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद दूसरा याद रख लीजिए, कोल्डी हवा कहां पर है, तो इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, प्रयागराज बोलेंगे आज वर्तमान में, लेकिन आप याद रखिए कोल्डी हवा जो है यहां पर पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं। देखिए जब आपसे पूछा जाएगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के साक्ष्य कहां मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो अलग कहानी होगी। ये आपका पाषाण काल है, तो यहां पर नाम अलग से याद रखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप पढ़ रहे हैं मनुष्य के जीवन का विकास, ठीक है, यानी मनुष्य ने कैसे अपने विकास क्रम को आगे बढ़ाया। तो सोचिए आपको चावल के साक्ष्य पढ़ने पड़ रहे हैं कि कहां सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे, कोल्डी हवा में मिला था, ठीक है, और मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य मिला था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिएगा, यहां देखिए ये सारे जो हथियार हैं ये सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी क्या है, पत्थरों से बनाए गए हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये लोहे का आकृति दिख रहा है, इसको घिस घिस कर क्या किया गया है, धार किया गया है, याद रखिएगा। इसको घिसने के बाद इसकी तैयारी की गई है, और ये दिख रहा है आपको धान के बालियां, ठीक है। और देखिए ये सिलपट्टा जिसे कहा जाता है, ठीक है, सिल जिसे अनाज पीसा जाता है, ठीक है। और ये देखिए खुरुचनी जो है। तो ऐसे बहुत सारे आकृतियां आपको नजर आएगी जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से हथियारों को देखते हैं, जो कि ये जो औजार बनाए गए हैं, ठीक है, औजार जो बनाए गए हैं उसका प्रयोग नवपाषाण काल में सबसे मतलब आधुनिक तौर पर किया गया है, वो नवपाषाण काल में किया गया है, ठीक है। इससे पहले के आप साक्ष्य देखेंगे जैसे कि मध्यकाल का या फिर पूरा पाषाण का, तो आपको पत्थरों की केवल आकृतियां नजर आएंगी,
ठीक है, बड़े पत्थर, फिर उससे छोटे पत्थर, फिर आकृतियों में अलग अलग पत्थर। लेकिन जब यहां पर आप आएंगे तो आपको देखिए, वहां पर जब भी आपने पढ़ा है तो चॉपर पढ़ा है, ठीक है, काटने की संस्कृति पढ़ी है और कुल्हाड़ी पढ़ा है, ठीक है, कि पूरा पाषाण काल में केवल दो ही चीज मिलेगा, एक चॉपर मिलेगा, एक कुल्हाड़ी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके जब आगे आएंगे तो अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। कुल्हाड़ी के अलावा जो है गड्ढे खोदने के लिए भी यहाँ पर चीजें बना दी गई हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हथियार या औजार जो है पत्थरों से बना दिए गए नवपाषाण काल में, ठीक है। लेकिन मेनली क्या था, कृषि, याद रखिएगा कृषि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, अब देखिएगा इस समय हमको क्या क्या चीजें और मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कुभाग समुदाय के थे, ठीक है। एक समुदाय का नाम है कुभाग, ठीक है। जनरली मिट्टी का प्रयोग करने का शुरुआत कहा जाता है। कुभाग मतलब क्या होता है कि जिन्होंने मिट्टी का प्रयोग सबसे पहले स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मिट्टी के प्रयोग के तौर पर देखेंगे ये लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे, ठीक है। मैंने बताया आपको कि अब ये घर क्या करेंगे, स्थायी बनाना चालू कर देंगे। देखिए पहले क्या हुआ, सबसे शुरू में आप शिकार कर रहे हैं, तो शिकार तो ऐसा नहीं कि आपके घर के पास से गुजरेगा, ऐसा तो नहीं कि आपके घर के पास से शिकार गुजर रहा है तो आप मार दिए, ठीक है, फिर पकड़ के घर में ले आए, पका के खा लिए, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हालांकि पकाने का तो कहानी खत्म है, उस समय पकाया भी नहीं जाता था। तो लेकिन आपको याद रखना है कि शिकार जो है सामान्य तौर पर आपको पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा, खाने के लिए घूमना पड़ेगा और पकड़ पकड़ के लटक के घूमना पड़ेगा साथ में। मतलब शिकार मिल गया, आगे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, और मिल रहा है और इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसका मतलब था कि शुरुआती समय में पूरा पाषाण काल में क्या था, शिकार करना और खाद को इकट्ठा करना, ठीक है, यानी खाने का जो सामान है उसको इकट्ठा करना, इनका पहला काम ये था, ठीक है। उसके बाद दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में हुआ कि शिकार को अब लगातार पकड़ना। अब देखिए उम्र हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, साथ ही साथ कुशाग्रता भी कम हो जाती है। शिकार करने के लिए शुरुआती दौर में जो आपको आइडियल चाहिए वो आइडियल लगातार अच्छा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक जनरेशन अच्छा हो सकता है, दूसरा जनरेशन शिकार करने नहीं जानता होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि उस समय क्या किया गया कि शिकार को मारने की बजाय घर में पाल लो, घर में ही पका दो, ठीक है। यानी आप ये समझिए कि पहले आपको मुर्गी के लिए दौड़ना पड़ता था, पीछे पीछे जंगली मुर्गी, सुअर, सबके लिए दौड़ना पड़ रहा है, ठीक है, जितने भी जानवर हैं सबके पीछे दौड़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर उसको घर में ही पाल लें तो नहीं दौड़ना पड़ेगा, पशुपालन हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि अभी भी आप घर बनाकर नहीं रह रहे हैं, गुफा या कंदरा में रह रहे हैं, ठीक है। गुफा केव जो होता है उसमें रहना स्टार्ट किया आपने। लेकिन ये देखा कि जब यहाँ मतलब गुफा भी ऐसा था कि आपको छोड़ छोड़ के बदलना पड़ता था, घर बदलना पड़ता था जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि खाने की कमी हुई तो बदल रही है आपने, या फिर किसी और कारण से घर बदल लिया आपने। लेकिन जब ऐसा देखा गया कि जब आप कृषि का काम चालू करते हैं तो आपको वहीं आसपास में ही घर बना के रहना पड़ेगा, वरना कोई और आके नुकसान कर देगा आपको, आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हुआ स्थायी घर बनाने का कहानी चालू, ठीक है। तो याद रखिएगा स्थायी घर बनाकर रहना जो चालू किया गया है वो कब हुआ है, नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मिट्टी के बर्तन, जैसे कुभाग समुदाय, याद रखिएगा जो भी चीज बनाने वाले जो प्रक्रिया होती है, यानी कि मनुष्य जब किसी चीज को बनाने में, निर्मित करने में काम करेगा, वो है नवपाषाण काल, ठीक है, उसे कहा जाता है कुभाग समुदाय, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही किया गया है। तो पहिए मतलब क्या समझिए, पहिए मतलब ये कि आप लकड़ी से जब घर बना रहे थे, ठीक है, तो कुछ लोगों ने देखा कि बहुत भारी भारी लकड़ियां हैं, बहुत भारी भारी वस्तुएं हैं, सामान है, ठीक है, लेकिन लकड़ी तो पहले से गोल होती है, जानकारी तो है आपको, लकड़ी पहले से ही गोल है। तो उनके आइडियल जो चमका उनके दिमाग में, आइडियल जो चीजें हुई कि ये लुढ़क के भी जा सकता है, ठीक है। तो उनको समझ में आया कि लकड़ी को काट दिया जाए तो ये गोल चक्के या पहिए जैसा उनके दिमाग में आ गया। देखिए कोई भी चीज ऐसा नहीं कि उन्होंने कटिंग किया, खुद से गोला बना दिया, ऐसा पहले बिल्कुल नहीं हुआ था। पहले यह था कि लकड़ी के गोल आकृति को लुढ़कते हुए देखा इन्होंने, ठीक है। भारी भरकम लकड़ी को जब उठा के लेके जा रहे थे ये, तो उनको लुढ़कते हुए देखा इन्होंने, तो उनके दिमाग में आया कि ये तो ज्यादा आसान है, ठीक है, क्यों ना इसके छोटे छोटे टुकड़े करके लुढ़का दिया जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्हें क्या हुआ, पहियों का निर्माण कर दिया। यानी अब देखिए कैसे घर बनाया, और उस घर में जब लकड़ियों की जरूरत थी, घर बनाने स्टार्ट जब किया, लकड़ियों की जरूरत थी, तो उसी लकड़ी को लुढ़का दिया। लुढ़कने के कारण क्या हुआ, वो कई स्पीड गति से और इतना भारी भरकम होने के बावजूद ये जल्दी से जल्दी चीजों जगह पहुंच गया, ठीक है। और इस तरीके से पहिए की खोज हो गई, ठीक है। जैसे आपको बता दूं कि आपको जो ग्रेविटी की खोज हुई है, ठीक है, तो ग्रेविटी की खोज कैसी हुई है, सेव के गिरने से हो गई है, ठीक है। मतलब ये अगर आप देखेंगे तो कभी भी वैज्ञानिक के दिमाग में एक चीज बात ऐसे नहीं आ जाएगी कि तुरंत अरे ग्रेविटी है, ठीक है। उसी प्रकार कोई भी चीज जब उसकी घटना घटती है तो दिमाग आने के बाद, यानी कि उस समय उसको, उस घटना को घटते हुए अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में कोई आइडियोलॉजी आ जाए या आइडिया आ जाए, ठीक है। और उसी प्रकार इस आइडिया को कहते हैं हम लोग पहिए की खोज होना, या पहिए की किस तरीके से खोज हुई है।
ठीक है, तो याद रखिएगा इस समय जो है कृषि और पहिए की खोज हुई है या आविष्कार पाषाण काल को माना जाता, नवपाषाण काल को माना जाता है। इस युग में लोग पत्थर के पॉलिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, तो अब पॉलिशदार क्यों, पॉलिशदार का मतलब क्या होता है समझिएगा। अब देखिए आपको मैं सामान्य एक किसी भी चीजों को उपयोग में लाऊं, यानी पत्थर को अगर उपयोग में लाता हूं तो उसके पत्थर जो है झरते थे, टूटते थे। ठीक है, मतलब पॉलिशदार कहने का मतलब है कि उस पर एक परत चढ़ा देना ताकि वो टूटे मत, उस पर एक मजबूती बनी रहे और उसके कण जो है मत अलग हो। ठीक है, इससे नुकसान ना हो। अब मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और लगातार उसमें पत्थर मिल रहे हैं आपको, तो कितना खुश हो जाते हैं आप उसमें एक बार में, है ना। रोटी चबा रहे हैं, चावल चबा रहे हैं और 2-4 पत्थर मुंह में एक बार आ जाए। ठीक है, तो ये एक मतलब एक मान्यता है, उस समय की एक बात है कि उसमें उस समय जो है उन्होंने पत्थरों को और औजारों को क्या कर दिया गया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, और ये पॉलिश करने का जो क्रम रहा है, ठीक है, तो औजारों का प्रयोग जब किया या हथियारों का प्रयोग किया उसमें पॉलिश कर दिए और वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। तो आपको कुल्हाड़ी जो मिलेगा, ठीक है, वो आपको अलग ब्लैक कलर में थोड़ा सा दिखेगा, आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो पॉलिशदार कहा जाता है, उसको पॉलिश किया जाता था। ठीक है, अब पॉलिश करने के लिए आप बोलेंगे कलर कहां से आया, तो देखिए उस समय जो है केमिकल तो था नहीं, लेकिन पेड़ों के जो रंग होते थे उससे हम पॉलिश करते थे। ठीक है, पेड़ों से, जैसे रबड़ का पेड़ हो गया, ठीक है, या किसी प्रकार के पेड़ के जो रस होते थे उसका प्रयोग करते थे। ठीक है, सामान्य तौर पर देखिएगा हमने सबसे शुरू समय में मिट्टी और पेड़ों से ही जो भी चीजें प्राप्त किया है वहीं से प्राप्त किया है। ठीक है, कहीं मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आविष्कार करके कलर बना दिया और आज हमारे पास कलर आ गया, ऐसा नहीं है। उस समय कलर का आविष्कार नहीं था, उस समय जो भी चीजें प्रयोग में लाई जाती थी सभी पेड़ों से ही प्राप्त होते थे। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। यहां पर आपको 2 बातें याद रखनी है कि अगर पूछा जाता है कि विकास क्रम को समझाइए, तो वही बात आपको बोलूंगा कि पहले किसका आविष्कार हुआ है, उसके बाद किसका हुआ है, उसके बाद किसका हुआ है, तो दिमाग पे सेट रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब बात यहां पर यह नहीं है कि आपको यह याद रखना है शिकार और उसके बाद पशुपालन और कृषि। आपको याद रखना है कि यहां पर सबसे पहले, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन, स्थायी घर और कृषि और पहिए 9। ठीक है, याद रखिएगा नवपाषाण काल में ये 4 चीजें डेवलप हुई हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 4 चीजें कौन कौन से, पहला मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, स्थायी घर बनाना और कृषि और पहिए का प्रयोग करना, और साथ ही साथ याद रखिएगा हथियारों में पॉलिशदार हथियार का प्रयोग करना। ठीक है, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है यहां पर क्रम से। ठीक है, ये 5 चीजें कौन कौन सी होंगी, पहला होगा स्थायी घर बना दिया आपने। ठीक है, स्थायी घर बनाया तो आपको मिट्टी के बर्तन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बना लिया, उसके बाद आपने पहिए बना लिए। ठीक है, पहिए का आविष्कार कर लिया और साथ ही साथ कृषि भी कर लिया। ठीक है, और हथियारों में क्या लगा दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, तो देखिएगा मृदभांड, इस तरीके से मृदभांड बनाए जाते थे, इसको मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन मृदभांड कहलाते हैं। ठीक है, देखिएगा बुर्ज होम, जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। ठीक है, यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो याद रखिएगा सबसे पहले बुर्ज होम कहां पर है, श्रीनगर, कश्मीर क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बुर्ज होम भारत में श्रीनगर के पास से 16 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, और ये क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल है जहां युग्मित 100 दाह के प्रमाण मिले हैं। युग्मित मतलब होता है जोड़े में महिला और पुरुष के 100 मिले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर 100 दाह के प्रमाण मिले हैं, युग्मित। ठीक है, बुर्ज होम के लोग खुरदुरे, धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। यहां कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला चीज ये पूछा जाता है कि अगर देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा लचीला है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट तरीके क्वेश्चन पूछा गया, इजी पूछा गया है, तो पूछा जाता है कि नवपाषाण काल में, पहले तो पूछा जाएगा नवपाषाण काल में, ठीक है, शवों के दाह के साथ किस पालतू पशु को दफनाया जाता था, बिल्ली, कुत्ता। तो आपके दिमाग में अगर रोमन सभ्यता होगी तो बिल्ली आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रोमन या यूनानी सभ्यता में क्या करते थे, बिल्लियों को बहुत अच्छा मानते थे, बिल्लियों को आसपास, यानी हर चीज में बिल्ली इंपॉर्टेंट था वहां पर। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर क्या है, कुत्ता। ठीक है, तो शवों के साथ कुत्ते को दफनाने की बात कही जाती है। याद रखिएगा कुत्ते को दफनाया जाता था। तो आप देख सकते हैं इधर और इधर का। ठीक है, तो उस क्रम पर याद रखिएगा कि कुत्तों को दफनाने की जो बात की गई है कब्रों में। ठीक है, तो कब्रों में पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जो पूछा जाता है युग्मित 100 दाह के प्रमाण कहां मिले हैं, तो बुर्ज होम में मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, युग्मित 100 दाह। ठीक है, 100 दाह जो होता है मतलब शवों का जो मतलब दाह संस्कार है वो युग्मित मिला है, जोड़े में मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा। ठीक है,
और दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पर जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो कैसे होते थे, खुरदुरे और धूसर, ठीक है। धूसर मतलब ब्राउन कलर में, याद रखिएगा, ठीक है, भूरे कलर में धूसर होता था और खुरदुरे होते थे, यानी कि चिकना नहीं होता था। आपको पढ़ना होगा कि कहां पर चिकना मृत भांड मिला है, कहां पर काला मिला है, कहां पर धूसर मिला है। तो यहां पर बुर्ज होम में कैसा मिला, खुरदुरा और धूसर मिला है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो तीन चीजें यहां पर याद रखने वाली बात है। पहला कि बुर्ज होम कहां पर है, कश्मीर श्रीनगर क्षेत्र में। कौन सा स्थल है, नौपाषाण। कभी कभी ये पूछा था, आपको बता दूं, यहां पर ऑप्शन में ऐसा रहता है कि निम्न में से कौन सा स्थल नौपाषाणिक स्थल है, ठीक है। तो बुर्ज होम याद रखिएगा नौपाषाणिक स्थल है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा कि बुर्ज होम क्या है, नौपाषाणिक स्थल है, पहला चीज। दूसरा याद रखिएगा कि ये कहां पर है, तो श्रीनगर क्षेत्र में है। तीसरा याद रखिएगा कि यहां पर क्या प्राप्त हुआ है, युग्मित सौदाह के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। सौदाह युग्मित का मतलब होता है कि आप जोड़े में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जोड़े में सौदाह के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। युग्मित अगर याद ना रहे तो। और उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर मिट्टी के बर्तन कैसे होते थे, खुरदुरे और धूसर होते थे। और यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते के साथ, ठीक है, मतलब मालिकों के शव के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये चार बातें यहां पर आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा कौन कौन से स्थान हैं जो नवपाषाणकालीन है, ठीक है। पहले तो देखिएगा, मैं पूरे भारत के स्थल पर चार क्षेत्र को याद रख लीजिए, ठीक है। पहला क्षेत्र क्या है, उत्तर पश्चिम भारत। एक है आपका कश्मीर, दूसरा है उत्तरी भारत, ठीक है, या प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं, और पूर्वी भारत। ये चार क्षेत्र आ गए, ठीक है। उत्तर पश्चिम, कश्मीर उत्तर, बिल्कुल उत्तर हो गया, ठीक है, कश्मीर का क्षेत्र हो गया। और उसके बाद उत्तरी भारत आपका प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है उसके बारे में है, और उसके बाद आपका पूर्वी भारत है। चार क्षेत्र याद रहेगा। उसमें सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो नाम आता है वो है आपका उत्तर पश्चिम के बाद में देखेंगे तो बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा। आपने अभी पढ़ा है बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान में है। और उसमें आपने क्या पढ़ा है, मेहरगढ़ पढ़ लिया है, याद रहेगा। और उसके बाद देखिएगा उत्तरी पश्चिम के अंतर्गत ही आप देखेंगे तो ये जो सिंधु, ऊपरी सिंधु प्रणाली है, ठीक है, तो सिंधु नदी का है ना, ये सिंधु सभ्यता नहीं समझिएगा, ये सिंधु नदी के आसपास का जो हिस्सा है उसे कहा जा रहा है। तो किली गुल मोहम्मद रान घुड़ई, ठीक है, याद रखिए, किली गुल मोहम्मद राना घुड़ई जो है ये क्षेत्र का नाम है, ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र के आसपास का हिस्सा है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है, किली गुल को याद रख लीजिएगा, किली गुल, ठीक है। किली गुल जो क्षेत्र है उत्तरी सिंधु प्रणाली के अंतर्गत किली गुल क्षेत्र है, यह भी नवपाषाणकालीन स्थान है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जलीलपुर और सरायखोला, ये सभी इसी के हिस्से हैं, याद रखिएगा, सभी उत्तर पश्चिम के क्षेत्र के ही हिस्से कहलाते हैं, ठीक है। तो सभी उत्तर पश्चिम है, मतलब सब पाकिस्तान के क्षेत्र के हैं। तो याद रखिएगा ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आते हैं जनरली। आपका बलूचिस्तान, मेहरगढ़, ऊपरी सिंधु प्रणाली, किलीगुल क्षेत्र, और उसके बाद जलीलपुर और सरायखोला, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद देखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, इसके बाद आता है आपका कश्मीर का क्षेत्र, जो झेलम घाटी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, कश्मीर का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहां पर याद रखिएगा जो कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है, ये झेलम घाटी का क्षेत्र है और इसके अंतर्गत आता है आपका बुर्ज होम, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा उत्तरी भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है गुफकराल, कोल्डी हवा, ठीक है, ये दोनों उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी सिर्फ जो मैं आपको फोकस करा रहा हूं वो याद रखिएगा। बलूचिस्तान का क्या याद रखेंगे, मेहरगढ़, ठीक है, वो याद रहेगा, ठीक है। बाकी जलीलपुर, ठीक है, और सरायखोला जैसे नाम को कहीं एक बार दिमाग में याद रखिएगा कि ऐसे शब्द अगर आ गए तो याद रखिएगा वो पाकिस्तान के क्षेत्र पर है, उत्तर पश्चिम भारत का है वो, ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान को कहा जाता था, यानी कि अगर आज के डेट में पाकिस्तान अलग नहीं होता तो उत्तर पश्चिम भारत कहलाता, ठीक है। उसके बाद देखिएगा उत्तर पश्चिम भारत हो गया आपका। उसके बाद कश्मीर के क्षेत्र में देखिएगा झेलम घाटी जो आता है उसके भी क्षेत्र है आपका, ठीक है। तो उसमें बुर्ज होम जो क्षेत्र है सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, याद रखिएगा, बुर्ज होम को अभी हमने पढ़ा भी है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो दो हैं, एक है आपका गुफकराल और दूसरा है आपका कोल्डी हवा, ठीक है। कोल्डी हवा को ज्यादा याद रखिएगा, चावल या धान के साथ मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है आपका बिहार का क्षेत्र जिसको बोलते हैं महदहा और चिरांद। अभी चिरांद आपने पढ़ा था, स्क्रीन में पढ़ा था चिरांद, तो बिहार के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो महदहा और चिरांद का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब देखिएगा पूर्वी भारत की बात करते हैं, पूर्वी भारत के क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र आता है। तो देखिएगा यह है पूर्वी भारत का क्षेत्र, ठीक है, जिसमें पश्चिम बंगाल और असम का क्षेत्र शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमने एक प्रायद्वीपीय भारत को हमने यहां पर कर दिया, प्रायद्वीपीय भारत को देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, जहां पर पांडु राजा रढ़िबी, ठीक है, रढ़िबी याद रखिएगा, पांडु राजा रढ़िबी जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। और असम के क्षेत्र में याद रखिएगा दो क्षेत्र हैं आपका,
एक सारू तारू और मारक डोला, ठीक है, मारक डोला, ठीक है। आपको इसकी जो स्क्रीनिंग है वो एक बार आपको फिर से वीडियो में जाकर देखना और समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। और पीडीएफ में आपको मिलेगा, चिंता मत करिए। पीडीएफ तो मुझे लगता है डल गया होगा, पीडीएफ आप एक बार चेक कर लीजिएगा उस पर, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी थोड़ी सी। तो सारू तारू और मारक डोला जो क्षेत्र है असम के क्षेत्र के लिए याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत में याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, और आपका ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तमिलनाडु का क्षेत्र, यानी कि पूरी भारत का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के अंतर्गत याद रखिएगा कि पूरी भारत का जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, मतलब ये जो हिस्सा है तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है, और ये तमिलनाडु का हिस्सा हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और इससे लगा हुआ आपका कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया और ये तमिलनाडु हो गया, ये याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन और कोंडा, ठीक है, इन क्षेत्रों का नाम थोड़ा सा याद रखना है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ये सभी ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाईकनाल और गुपगाल, ठीक है, ये सभी क्षेत्र क्या है, पश्चिम भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर आते हैं, इन क्षेत्रों में आते हैं, यहाँ पर ये सभी पश्चिम भारत के क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। कर्नाटक आपका इस क्षेत्र का है, तो ये पश्चिम भारत का क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी क्या है, नवपाषाण कालीन स्थल में आते हैं ये सभी के सभी, ठीक है। जब पीडीएफ में आएगा तो बेहतरीन आपको समझ में भी आएगा वहां पर कि किस क्रम पर है, कहां कहां पर कौन सा क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। और हाँ, यहां पर फोकस कर पा रहे हैं तो देखिएगा इसका जितना भी क्षेत्र है ये सभी क्षेत्र आपको उसको पढ़ने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या मिला है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले है आपका नवपाषाण काल स्थल गुफ कराल, ठीक है, अभी आपने पढ़ा गुफ कराल के बारे में, जिसका अर्थ होता है कुलाल, ठीक है, यानी कि कुम्हार की गुफा, ठीक है। कुम्हार किसे कहते हैं बताइए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, ठीक है। तो गुफ कराल जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है कुलाल, और जिसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, ठीक है। इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे, ठीक है। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा ये कश्मीर में लोग हड्डी के औजार का प्रयोग भी किए हैं, ठीक है। हड्डी के औजार मतलब जानवरों की जो हड्डी थी बहुत मजबूत होती थी और उस पर पत्थरों को बांध कर या उसको घिस कर क्या करते थे, भाला बना लेते थे, ठीक है, और इससे बन गया हड्डी के औजार। देखिए आपको बताता हूं कि आपको पाषाण काल का पूरा क्रम इसी तरीके से याद रखना है कि जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया है, हड्डियों का प्रयोग किया गया है, तो इन दोनों क्रम पर ही प्रयोग हुए हैं, मतलब इस समय जो है कोई भी धातु का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इसमें भारत में सिर्फ चिरांद ही एक स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं, ठीक है। यह स्थल गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो चिरांद बिहार में है, याद रखिएगा, और यहाँ पर हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं, याद रखिएगा। अनेक उपकरण का मतलब औजार ही है, यहाँ पर औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ पर, चिरांद में, बिहार में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद अब देखिएगा इसके बाद आता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया, ठीक है। यानी मैंने आपको कल भी बताया था सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया है, तांबे का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा कि अगर इतिहास को पढ़ते हैं आप तो धातु को ही सबसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे आवश्यक वस्तु बनेगा, क्योंकि आगे चलकर हमारा जीवन जो है धातु क्रम पर ही जुड़ जाता है, ठीक है। यही कारण है कि आप तांबे का युग पढ़ेंगे, कांस्य युग पढ़ेंगे, ठीक है, लौह युग पढ़ेंगे, यानी आप जैसे जैसे धातु का खोज होगा, जिस धातु का खोज होगा उस युग को पढ़ने वाले हैं, उस काल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तांबे का खोज होता है, चलिए देखिएगा इसके बाद, और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे ताम्रपाषाण युग में, याद रखिएगा। तब हम लोग जो ताम्र युग है वहां पर पहुंचेंगे, और सबसे पहला जो युग होता है पाषाण काल के बाद तांबे का युग होता है स्टार्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा जो इसके बाद टॉपिक आएगा ताम्रपाषाण काल आएगा, देखिएगा, इसे हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल, ठीक है। देखिएगा तो संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कब माना गया है, 5000 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। और कहां पर मिला है ये, अतिरम पक्कम में, याद रखिएगा, अतिरम पक्कम, ठीक है, अतिरम पक्कम, और ये कहां पर है, मद्रास में है, ठीक है। तो याद रखिएगा तांबे का सबसे पहला प्रयोग कहां पर माना गया है, मद्रास के अतिरम पक्कम में है, याद रखिएगा। तांबे का सबसे पहला प्रयोग भारत में कहां मिला है, मद्रास के अतिरम पक्कम में मिला है, ठीक है, और 5000 वर्ष ईसा पूर्व पुराना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी, ठीक है। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, यानी अब देखिए कांसा कैसे बनता है आपको जानकारी होगा,
इसको ब्रॉन्ज कहा जाता है, कांस्य ब्रॉन्ज कहलाता है। ठीक है, तो बताइए कांसा कैसे बनता है या कांस्य कैसे बनता है? ये साइंस का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि कांसा को किस धातु से मिलाकर मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका तांबा और टीन, तांबे और टीन से आपका कांसा बनता है। ठीक है, तो तांबे और टीन को मिलाकर क्या बना दिया गया? कांसा। ठीक है, तो तांबे और टीन से कांसा बनाया जाएगा, तो समझिए कि तांबा पहले मिला है कि कांसा पहले मिला है? पहले तांबा मिलेगा ना, तब तो कांसा बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यही लिखा गया है यहां पर कि देखिए तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा कांस्य, हड़प्पा जो है कांस्य युगीन सभ्यता है, याद रखिएगा हड़प्पा को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस युग को या किस काल को कांस्य युगीन कहा जाता है, तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसकी युगीन संस्कृति से पहले की है। ठीक है, यानी कि जो ताम्रपाषाण अवस्था है वो कांस्य युगीन से पहले की है, परंतु काल क्रम अनुसार भारत में हड़प्पा का कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्र युगीन संस्कृति बाद में आती है। ठीक है, तो बात समझिएगा कि तकनीकी अवस्था से यह देखा जाता है कि तांबा पहले मिला। ठीक है, तकनीकी ये कहा जाता है, लेकिन भारत में इसका उल्टा हुआ है, कांसा को पहले देखा गया है या कांसा को पहले बनाया गया या कांसा युगीन पहले को माना जाता है और तांबे का युग को बाद में माना जाता है। ठीक है, ये भारत में है केवल, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा हुआ कैसे होगा? तो होगा ऐसा कि किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश क्या हुआ है, तांबे और कांसे की खोज हुई है, कांसे का टीन से मिक्स कांसा मिल गया है। ठीक है, जो तांबा है वो टीन से मिक्स मिल चुका है। अब उसके कारण क्या हुआ, तांबे से जब मिक्स मिला है या उसके क्रम पर मिला है, तो क्या हुआ ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में ये हुआ कि कांसा पहले दिख रही है तो हमने कांसा का प्रयोग पहले चालू कर दिया। ठीक है, और उसके बाद तांबे का प्रयोग चालू किया। तो भारत में केवल ऐसा हुआ है कि कांसे का प्रयोग पहले हुआ है और तांबे का प्रयोग बाद में हुआ है। लेकिन याद रखिएगा तकनीकी रूप से क्या सही होता है कि तांबे का प्रयोग पहले से चालू होगा और उसके बाद कांसे का होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि तांबा से ही क्या बना है? कांसा बना है। तो पहले क्या बनना चाहिए था? तांबा बनना चाहिए था, लेकिन भारत में ये उल्टा हुआ है। भारत में पहले कांस्य युगीन आया है और उसके बाद ताम्र युगीन आया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप कि ताम्र युगीन सभ्यता जो है ये बाद का है और कांस्य युगीन सभ्यता पहले से आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है। ठीक है, जिसमें मालवा जो क्षेत्र है ताम्रपाषाण मृदभांडों के उत्कृष्टतम। ठीक है, तो ये उत्कृष्टतम जो है इसको माना जाता है, यानी कि इसे कहते हैं उसका विकास होना, यानी जहां से उत्पन्न हुआ है। यानी कि ये कहा जाता है कि जो मालवा का क्षेत्र है यही ताम्रपाषाण मृदभांडों का विकास क्रम है। ठीक है, अब सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो है नवपाषाण के बाद जब आप ताम्रपाषाण में पहुंचते हैं तो उसकी कहानी के बारे में है। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के बारे में है। तो अभी देखिए मैं आपको कांस्य युगीन सभ्यता बाद में पढ़ाऊंगा। इसका कारण यह है कि कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। ठीक है, तो भले ही पढ़ाने के तरीके में अलगाव आ सकता है, लेकिन इसका क्रम याद रखिएगा कैसे पढ़ेंगे आप इसको। तो देखिए पहले नंबर पर आप नवपाषाण पढ़ेंगे, नवपाषाण के बाद आपका कांस्य युगीन सभ्यता आएगा और उसके बाद आपका आएगा ताम्र युगीन सभ्यता और उसके बाद लौह युगीन सभ्यता। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन डेफिनेटली इसका जो तकनीक है वो ऐसा होना चाहिए था कि ताम्र युगीन सभ्यता, उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता और उसके बाद लौह युगीन होना चाहिए था। लेकिन आप पढ़ेंगे कैसे इसको? पहले पढ़ेंगे आपका ताम्र युगीन को, अभी पढ़ा जरूर दे रहा हूं मैं, लेकिन बेसिकली इसका उल्टा है ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि इसका युग जो है वो धातु युग है और धातु युग में आप इसको ये याद रखना है आपको कि पहले नंबर पर आप कांस्य युगीन पढ़ते हैं, उसके बाद ताम्र युगीन पढ़ते हैं और उसके बाद लौह युग पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए तो देखिएगा जोरवे संस्कृति ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उसकी अनेक बस्तियां जैसे दायमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, यहां पर नगरीकरण जो है वो प्रारंभ हुआ था। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया और जिसमें काले और लाल रंग के मृदभांड मुख्य थे। ठीक है, तो देखिए ये जोरवे संस्कृति का याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है जोरवे संस्कृति जो है किस प्रकार की सभ्यता थी। जोरवे संस्कृति, ठीक है, ये शब्द याद रखिएगा। जोरवे संस्कृति आपने इतिहास में पढ़ा, इस तरीके से थोड़ा याद रखिएगा। जोरवे संस्कृति जो है किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। देखिए बेसिकली जो है हमारे पास दो प्रकार की सभ्यता होती है, एक नगरीय सभ्यता और दूसरी ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता की बात करेंगे तो ग्रामीण सभ्यता जो है जैसे वैदिक कालीन किस प्रकार की सभ्यता है?
वैदिक कालीन सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, याद रखिएगा। अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था, शायद शिक्षक के एग्जाम में आया हुआ था क्या, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता है। ठीक है, हाँ, शिक्षक पेपर में आया हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पूछा गया था किस प्रकार की सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा कि जोरवे संस्कृति किस प्रकार सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। तो इसको क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्न में से कौन सी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं है। ठीक है, तो जैसे लिखा रहेगा वहां पर जोरवे संस्कृति, वैदिक कालीन संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी ग्रामीण सभ्यता नहीं है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता इसमें से ग्रामीण सभ्यता नहीं है, बाकी जोरवे भी ग्रामीण सभ्यता है, वैदिक काल भी ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। चलिए आगे देखिएगा। लेकिन उसके अनेक बस्तियां जैसे दाइमाबाद और इनाम गांव नगरीकरण की प्रारंभिक प्रक्रिया में आ चुकी थी। ठीक है, तो इसमें दो स्थान है, याद रखिएगा। जोरवे संस्कृति के कोई दो स्थान बताइए जो कि नगरीकरण से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। तो लिख लीजिएगा कि जोरवे संस्कृति के अंतर्गत दो ऐसे स्थान जो नगरीकरण के अंतर्गत प्रारंभ हुए थे। ठीक है, तो पहला कौन है, दाइमाबाद। ठीक है, यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में है दाइमाबाद, याद रखिएगा। ठीक है, और आपका दूसरा है इनाम गांव। ठीक है, दो क्षेत्र हैं आपके जो नगरीकरण के अंतर्गत आते हैं जोरवे संस्कृति के अंतर्गत होने पर भी। ठीक है, दो क्षेत्र कौन कौन से, एक आपका दाइमाबाद और दूसरा है आपका इनाम गांव। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यहां पर सर्वप्रथम चित्रित मृत भांड, ठीक है, लिख लीजिएगा कि यहां सर्वप्रथम चित्रित मृत भांड का प्रयोग किया गया था। चित्रित मृत भांड क्या होता है, तो देखिएगा इसमें मृत भांड कैसे होते थे चित्रित। तो इसमें क्या करते थे ये लोग, इस तरीके के चित्र बना लेते थे। तो ये जो चित्रित मृत भांड है इसका प्रयोग जो हुआ है सबसे पहला, इसमें जो डिजाइन बना है वो आपका जोरवे संस्कृति से प्रारंभ हुआ है और यहाँ दाइमाबाद और इनाम गांव से प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चित्रित मृत भांड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप, धूसर मृत भांड का प्रयोग पढ़े थे, याद रखिएगा। धूसर मृत भांड का प्रयोग देखे थे, खुरदुरे और धूसर मृत भांड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता में क्या हुआ है कि अब यहाँ पर आपको जोरवे संस्कृति पढ़ने को मिलता है जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा, अच्छा हम लोग यहां पर एक बात याद रखिएगा, अब हम लोग ताम्र पाषाण पे आ गए हैं। ठीक है, तो ताम्र पाषाण के लोग जो है सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग कभी कभी होता था। ठीक है, ये पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, इनको पक्की ईंटें समझ में नहीं आती थी। ठीक है, ये किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग करते थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे आगे जाकर, मैं आपको बताऊंगा कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें का क्रम कैसे होता है, कैसे घर बनाया जाता था, घर बनाने की प्रक्रिया में दो ईंटों का प्रयोग और गैप कितना दिया जाता था, एक एक बिंदु को पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, देखिएगा, ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, कहीं कहीं पर कच्ची मिट्टी के नग्न मूर्तियों की भी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी इस समय, यानी कि ये क्या था, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, यानी देखिएगा हमारे यहाँ जो है संस्कृति के तौर पर पूजा जो है वो अलग ही स्तर पर होता है। ठीक है, तो ऐसे स्तर पर आपको पता रखना होगा कि देवताओं की पूजा ज्यादा होती थी या मातृ देवी की होती थी। ठीक है, तो आपको कभी कभी यही पूछा जाएगा कि ये जो समाज था वो किस प्रकार का समाज था। जैसे अभी पुरुषात्मक समाज के बारे में आप समझते हैं कि अभी जो वर्तमान समाज चल रहा है वो कैसा है, पुरुषात्मक है। ठीक है, लेकिन जब मात्रात्मक की बात करेंगे हम लोग या मातृ देवी की पूजा की बात करेंगे तो अधिकांश जो महिला ओरिएंटेड, ठीक है, मुख्य तौर पर महिला ओरिएंटेड जो समाज होगा, ठीक है, वो कहां पर होगा, कैसे होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सी संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति थी, कि महिला को ज्यादा माना जाता था या पुरुष को ज्यादा माना जाता था उसमें। ठीक है, तो आपको ये कहानी समझ में आएगी जब आप वैदिक काल से पहले की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग एक एक चीजें समझते हैं ना, देखिए आप समाज को पढ़ रहे हैं, आप संस्कृति को पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मतलब सबसे पहले ये पढ़ रहे हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे वो समूह में आया, और समूह में आया तो किसका वर्चस्व ज्यादा हुआ। ठीक है, यही पढ़ रहे हैं।
पहले देखिए आपको जीवन को जीने के लिए आपको भोजन चाहिए, स्वीकार किया आपने, स्वीकार किया, ठीक है। अब जब भोजन की उपलब्धता बढ़ती चली गई तो आप अनेकों चीजों में धर्म पर विश्वास करना चालू कर दिए, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना चालू कर दिए, मतलब अब धीरे धीरे विस्तार हो रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर इतिहास को याद रखना है तो ऐसे याद रख पाएंगे। तो इसमें हर एक क्षेत्र, चाहे वो चिरान क्षेत्र हो, बुर्ज होम हो, ठीक है, मेहरगढ़ हो, वो सभी क्षेत्रों को आप याद कर पाएंगे क्योंकि इन क्षेत्रों से ही सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर दो क्षेत्र याद रख लीजिएगा, एक दायमाबाद और दूसरा इनाम गांव। ये दो क्षेत्र ताम्र जो युगीन सभ्यता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये, ठीक है। यानी ताम्र पाषाण, चूंकि देखिएगा इसे नौ पाषाण नहीं, हम इसे क्या कहेंगे, ताम्र पाषाण, ठीक है। तो कॉपर युग कह सकते हैं, कॉपर एज कह सकते हैं इसको, क्योंकि इस समय कॉपर प्लस स्टोन प्लस एज, ठीक है। तो कॉपर स्टोन एज क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये ताम्र पाषाण काल है, ठीक है, ताम्र पाषाण काल कहलाता था, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा इस युग में मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि इस समय के लोग क्या करते थे, माता की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। अब किसी भी रूप में कर सकते हैं, जैसे धरती माता का के रूप में पूजा करना, ठीक है, वृक्षों में माता का रूप में पूजा करना, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यहां पर कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की भी पूजा की जाती थी और इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इनाम गांव क्षेत्र में बड़े मात्रा में कहने का मतलब है कि अधिकांश मातृ देवी की प्रतिमाएं जो है यहां पर प्राप्त हुई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए थोड़ा सा यहां पर नौपाषाण के बारे में कुछ पॉइंट्स है, बस थोड़ा सा, चूंकि आपने पढ़ लिया है उसको, जो वहां पर आपने एक सीक्वेंस पढ़ा था उसी को डिटेल यहां पर रखा गया है, ठीक है। तो देखिएगा दक्षिण भारत के प्रमुख नौपाषाणिक स्थल कहा गया है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। कर्नाटक में है मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाईकनाल, ठीक है, पिकलीहल और सगनकल्लू, टी नरसीपुर और तक्कलकोट, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इसमें कोडाईकनाल को याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी को याद रखिएगा, मास्की को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मास्की। ये आगे जाकर आपको इस शब्द बहुत ज्यादा मिलेगा, मास्की, ठीक है, याद रखिए। कर्नाटक के अंतर्गत ये नौपाषाण काल में मास्की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कोडाईकनाल है और एक आपका सगनकल्लू है, ठीक है। इनको याद रख लीजिएगा, कर्नाटक के अंतर्गत नौपाषाण काल, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में क्या है, पय्यमपल्ली, ये पढ़ लिया है आपने, तेलंगाना का उतनूर और आंध्र प्रदेश का नागार्जुनकोंडा और सिगनपल्ली, ठीक है। तो दक्षिण भारत का ये नौपाषाण कालीन क्षेत्र है, याद रखिएगा। मास्की क्षेत्र अभी आगे जाकर आपको पढ़ने को बार बार मिलेगा, तो याद रखिएगा मास्की, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा कोडाईकनाल, तीसरा याद रखिएगा आपका सगनकल्लू और चौथा याद रखिएगा आपका ब्रह्मगिरी क्षेत्र, ठीक है, कर्नाटक के अंतर्गत है। याद नहीं होगा, लिख लीजिए इसको, जरूरी है ये, ठीक है। ये याद नहीं होगा इतनी जल्दी, आपको 1 से 2 बार 3 बार इसको रटना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक के क्षेत्र में देखिए नाम थोड़े से हैं। तमिलनाडु में एक ही क्षेत्र है पय्यमपल्ली, तो ये जल्दी याद हो जाएगा। तेलंगाना का उतनूर है, याद हो जाएगा, टेंशन मत दीजिए इसको। और आंध्र प्रदेश का भी तुरंत याद हो जाएगा, नागार्जुनकोंडा, क्योंकि नागार्जुन जो संबंध है आंध्र प्रदेश से, नागार्जुन बांध है, नागार्जुन का बहुत सारी चीज़ है वहाँ पर, तो आप याद रखिएगा नागार्जुन शब्द कहाँ से है, आपका आंध्र प्रदेश क्षेत्र से है, ठीक है। कर्नाटक के क्षेत्र को थोड़ा सा याद रखना है आपको, मास्की, ठीक है। और दूसरा आपका कोडाईकनाल भी जल्दी याद हो जाएगा, कोडाईकनाल क्षेत्र भी आप आगे पढ़ेंगे इसको, और सगनकल्लू और आपका तक्कलकोट क्षेत्र, ठीक है। आगे चलेगा, देखते हैं। इसके बाद देखिएगा पिकलीहल, जो कर्नाटक का पिकलीहल क्षेत्र है, ठीक है, उसके लिए याद रखिएगा कर्नाटक में यहाँ राख के ढेर, निवास स्थान के दोनों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यानी राख का ढेर भी मिला है और निवास स्थान का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। नौपाषाण के लोग जो हैं स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नौपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घरों को में रहते थे, ठीक है। अभी यहाँ पर केवल एक कहानी तरीके से आप याद रखिए नौपाषाण काल में क्या घटना घट रही थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर केवल राख के ढेर भी मिले हैं और निवास स्थान भी मिला है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है कच्ची ईंट का बनाकर घर बनाकर रहते थे, कच्ची ईंटों में रहते थे, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर अधिक उन्नत अवस्था में थे और कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे घरों के लिए। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है, कल अभी मैंने बता दिया आपको। और जलीलपुर पाकिस्तान में मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपने देखा जाल, देखा है आप लोगों ने जाल, उसमें छोटे छोटे ना मिट्टी के गुहिकाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, गोले गोले होते ताकि जाल को डुबोने के लिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे जाल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये मान लीजिए ऐसा एक एग्जाम्पल है बस,
तो इस तरीके का जो जाल होता है उसके लास्ट में जो है मिट्टी के छोटे छोटे इस तरीके से, ताकि वो डूब जाए, पानी में डूब जाए और मछली जो है उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो जब उठाएंगे तो सभी मिट्टी आपस में चिपक जाते थे और जाल के अंदर जो है मछली फंस जाता था। ठीक है, तो जो मिट्टी के डिजाइन बनाए जाते थे इस समय से यहाँ पर मिलने लगे हैं, यानी जाल को डुबोने के लिए पक्की मिट्टी की गुहिकाएं की जानकारी मिलती है। ठीक है, कहाँ से? आपके जलीलपुर से, ये पाकिस्तान क्षेत्र में है। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखिएगा आपके कहाँ से? जलीलपुर से। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ठीक है, यानी कि लगभग 1000 वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ है। चावल, गेहूं और जौ आदि अनेक महत्वपूर्ण फसलें इस उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगी थी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो जानकारी मिलती है मतलब उसमें किसकी किसकी चावल, गेहूं और जौ की जानकारी मिलती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस अनाज को जाना गया है, तो सबसे पहले कौन सा अनाज को जाना गया है? अभी आप इतिहास को 2-3 बार पढ़ चुके हैं, मतलब हम लोगों ने, याद रखिएगा जौ की खेती सबसे पहले हुई है। ठीक है, पूरे इतिहास में जौ सबसे पहले देखा जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं के 3, जौ के 2 किस्मों और की खेती और कच्चे ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अभी आप आगे जाकर पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अभी इसमें सिर्फ यही जानकारी मिल रही है नवपाषाण काल में कि क्या क्या चीजें मिला है। तो गेहूं के 3 किस्म और जौ की 2 किस्में की जानकारी मिली है, और साथ ही साथ ईंटें कैसे बनाए जाते थे? आयताकार। आयताकार मतलब यही जो आपका सामान्य ईंट मिलता है अभी, ये आयताकार ईंट। ठीक है, तो इस समय जो है आयताकार मकान के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके आगे देखिएगा ये सभी नवपाषाणकालीन स्थल है जिसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि क्या क्या चीजें मिली है और कौन खोजा है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे बुर्ज होम। ठीक है, मैंने बताया था कश्मीर से संबंधित है, कश्मीर क्षेत्र में है, श्रीनगर में स्थित। झील के किनारे गर्तावास यानी गड्ढा घर जिसको बोला जाता है के प्रमाण मिले, क्योंकि घर का इसलिए बुर्ज होम कहा जाता है। होम मतलब क्या है? घर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है युग्मित जो सावधान मिले हैं, ठीक है, जो सौदाह मिले हैं, युग्मित सौदाह यानी कि जोड़ों में 100 मिले हैं, उसकी जानकारी कहाँ मिलती है? बुर्ज होम से मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1935 में, ठीक है, डी टेरा और पीटरसन द्वारा खोजा गया यह क्षेत्र, यहाँ के लोग खेती से परिचित थे और यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है जिसमें जो मालिक है उसके मरने के बाद उसके कुत्ते को साथ में दफनाया गया है, तो ये साक्ष्य आपके बुर्ज होम क्षेत्र में मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गुफकराल कश्मीर क्षेत्र, श्रीनगर से 41 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित यह क्षेत्र कृषि व पशुपालन के लिए साक्ष्य मिले यहाँ। इसके अतिरिक्त पत्थर और अस्थियों से हड्डी से निर्मित औजार, धूसर मृत भांड, सिलबट्टा, ठीक है, मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण हड्डी से निर्मित हुई है। यहाँ से गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोच सकें कि 1935 के समय भी ये जौ के या फिर मटर के दाने मिल पा रहे हैं प्रॉपरली, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर मतलब ये डिकम्पोज नहीं होता था, जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाया है। ठीक है, तब उसके दाने या उसके जो साक्ष्य हैं वो मिल पाए हैं यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभी अपने घर के बाहर कुछ छोड़ दीजिए आप, चावल के दाने या कुछ, मैक्सिमम 1 दिन रह पाएगा, दूसरे दिन गायब हो जाएगा वो अपने आप, उसको मत छुइए। ठीक है, तो वहाँ जो जीवाणु, बैक्टीरिया है, वायरस है, सब खत्म कर देंगे उसको। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे जैसे इंसानों की वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, वैसे ही वैसे बैक्टीरिया, वायरस भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें उसी स्पीड से ख़त्म कर रहे हैं। कभी आप सोच के देख सकते हैं कि 1935 में ये चीज़ें खोजी गई हैं और ये है 4000 ईसा पूर्व पुरानी, उस समय से अभी, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है सुरक्षित बच गई है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बच गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आप ये समझ पाइए कि आज जिसको आप सब्जी के तौर पर जैसे बैगन कहते हैं, ठीक है, मटर कहते हैं, गेहूं कहते हैं, इसकी जानकारी कैसे मिलती है? मतलब इसकी आप उसको बैगन कैसे बोल पाते हैं? सब्जी को टमाटर, वो टमाटर कैसे बोल पाए उसको? आलू कैसे बोल पाए? उसका नाम तो कुछ और हो जाना चाहिए, इतिहास से आया ना हमारे पास।
आपको तो सिखाया गया बेटा ये आलू है, ठीक है, ये टमाटर है, आपने तो नहीं खोजा कि ये टमाटर है। तो आपको कैसे पता चला, या उनको कैसे पता चला, या उनको कैसे पता चला, बताइए। किसी ने तो खोजा होगा कि हाँ इसको खाया जा सकता है और इसका नाम रख दिया टमाटर। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं इसको, हाँ टमाटर क्या कहते हैं, पाताल कहते हैं, ठीक है। अब उसको पाताल कैसे कह दिया आपने, पाताल से आता है क्या, समझिए बात को क्या था कि हम ऐसे नामकरण किए हैं। आपको बता दूं ये नामकरण होना एक अलग दृश्य है, ठीक है। सभी लोगों ने, देखिए आपको बता दूं पहले जहर खाकर काफी लोग मरे हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली अगर आप विकास क्रम को देखेंगे तो काफी लोगों ने, जब देखिए सामूहिक रूप से जब रहते थे तो हर पेड़ पौधों पर विश्वास करते चले गए, ठीक है। पेड़ पौधों पर विश्वास करना मतलब प्रकृति पर विश्वास करना, और प्रकृति से जो भी प्राप्त हो रहा है उसका भोजन के तौर पर उसको उपयोग में लाना, ठीक है। तो उसमें विषैले पेड़ पौधे भी हुए, तो जिसको खाकर मृत्यु हुई तो उसके बाद उसको ये समझ गया आ गया इसको नहीं खाना है, ठीक है। तो जाकर वो नहीं खाने वाली वस्तु में हमारे शामिल हो गया, और इसके बाद इतिहास में वो चीजें जहरीली हो गई हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे के ऐसे बीज हैं जिसको नहीं खाया जा सकता, ठीक है। तो वो हमारे इतिहास में हम तक यही संस्कृति है। एक्चुअल में आपको बताना चाहता हूं कि संस्कृति कैसे पास हुई है, ठीक है, हमारे तक कैसे आई है, ये इसी तरीके से आई है, ठीक है। बर्तनों का आकार ऐसे ही क्यों हुआ, कैसे वो डेवलप हो पाया, तो देखिए आप अलग अलग तौर पे डेवलप होते होते वो कैसे से कहां पहुंचा है, ठीक है। आज आप किस बर्तनों पर ज्यादा प्रिफर करते हैं, तो स्टील वाले बर्तन ज्यादा प्रयोग में लाने लगे हैं, ठीक है। तो उससे पहले क्या था, सिल्वर वाले बर्तन थे, ठीक है। अब धीरे धीरे नॉन स्टिक बर्तन आ गए, उसके बाद पता नहीं कौन से वाले बर्तन आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, धीरे धीरे रिवोल्यूशन है। उसी प्रकार अनाजों की जानकारी भी हमारे लिए क्या है, रिवोल्यूशन है, कि हम कौन से अनाज को जैसे देखिए आज के टाइम पे आपने सुना होगा कि गेहूं, ठीक है, गेहूं से आटा बनता है, रोटी पकता है उससे, लेकिन उसी गेहूं से आपका मैदा भी बनता है, लेकिन दोनों को बराबर मानते हैं क्या, नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते बराबर, तो एक को हम लोग बोलते हैं कि मैदा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और एक को बोलते हैं हम आराम से खा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लोग, आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर लोग ये भी कहेंगे डेली रोटी नहीं खाना चाहिए। अब पढ़िएगा उनका जो डाइट चार्ट होता है वो पढ़िएगा, आपको बोला जाएगा कि रोज जो है आप आटा नहीं खा सकते या लगातार रोटी नहीं खा सकते हैं। तो क्या खाना है, तो मल्टीग्रेन खाइए अब, और कुछ मिक्स कीजिए उसमें, ठीक है, रागी मिक्स कीजिए, मिलेट्स के कुछ चीजें मिक्स कीजिए। अब देखिए क्वालिटी कैसे कैसे रिवोल्यूशन हो रहा है। जो चीज हमारे लिए पहले अच्छा था वो धीरे धीरे डेवलप होकर फिर कम हो जा रहा है, फिर उसके बाद फिर कुछ नया आ जा रहा है, वो अच्छा हुआ, फिर वो धीरे से बैक डाउन हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है। वैसे ही हमारे हर एक चीजें हुई हैं। जैसे शुरुआती दौर पर हमने हथियारों पर बहुत ज्यादा विश्वास किया, ठीक है, तो चाकू बहुत अच्छा था, उससे बड़ा आया तलवार, तलवार के बाद बंदूक आ गया, भाला आ गया, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, हम अलग अलग हथियारों, आज के टाइम पे कौन सा हथियार यूज कर रहे हैं, तो आज के टाइप पे हम लोग जो ऐसे हथियार का यूज कर रहे हैं जैसे कोरोना, ये हथियार बन गया आज के देश में, किसी में छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने आप वहां पर कोई मिसाइल की जरूरत है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके से हम बायो सिस्टम पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। वैसे ही रिवोल्यूशन है, मतलब हर क्षेत्र में रिवोल्यूशन है, चाहे वो कपड़े पे हो, चाहे फिर वो खाने पर हो, चाहे फिर अनाज पे हो, फिर बर्तन पर हो, हर चीजों पर हम धीरे धीरे बदल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारे यहाँ धीरे धीरे जो है सब्जियों की जानकारी मिलती चली गई है, वही कारण है हमारे पास धीरे धीरे सब्जी जो आए हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि अब आप सिर्फ भारत के स्तर पर इस चीजों को नहीं सोच सकते, क्योंकि आधी से ज्यादा सब्जियां हमारे बाहर से आई हुई हैं, ठीक है। मसाले सिर्फ हमारे यहाँ के हैं, बाकी सब्जियां जैसे आलू, ठीक है, उसी प्रकार पुर्तगालियों से मिला हुआ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीज मिले हैं हमको, फिर अलग अलग देशों से हमको अलग अलग चीजें मिली हैं, ठीक है। चाय पत्ती कहाँ से आ गई है, चाइना से, ठीक है, चाइना से आ गई चाय पत्ती। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ, अलग अलग चीजें हमारे पास अलग अलग जगह से आई और हमने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। उसी प्रकार इतिहास में ऐसे ही आपको रिवोल्यूशन मिलता रहेगा और आप लगातार शुरू से जीरो तक पढ़ते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इस पे। नेक्स्ट जो क्षेत्र है, याद रखिएगा मेहरगढ़, ये भी आपका कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, ठीक है, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पर लोग रुक कर निवास करने लगे थे, ठीक है, वरना खाना बदोश थे पहले शुरुआती दौर पर, खाना बदोश यहाँ पर 2 महीने, फिर 2 महीने, फिर 2 महीने, इस तरीके से भटक भटक कर खाने के पीछे जो है चलते रहते थे, ठीक है, वैसी जरूरत थी। इसके अतिरिक्त इस स्थल पर गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर गेहूं और जौ की किस्मों के जो प्रकार मिले हैं वो पाकिस्तान के क्षेत्र में मुख्य तौर पर मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा महदहा, ठीक है, महदहा जो क्षेत्र है गंगा नदी के दक्षिण में, ये आपका बिहार क्षेत्र में पड़ेगा आपको,
बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, याद रखिएगा। धान के अतिरिक्त जौ की खेती व पशुबाड़ा भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती दौर पर हम शिकार किए, शिकार के बाद हम लोगों ने पशुपालन किया, और पशुपालन के बाद हमने क्या किया है, कृषि किया है। तो इस 3 क्रमों को याद रखिएगा कि पहले क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है। तो नवपाषाण काल में हमने कृषि सीख लिया। इसके बाद देखिए कोल्डी हवा, यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, और साथ ही साथ क्या मिला है, सबसे पहली बार, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ के उत्खनन 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। तो याद रखिए कोल्डी हवा सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आपको बता दूं कि ये सुपर हिट क्वेश्चन है कोल्डी हवा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी भी कहीं भी रेलवे, एसएससी, कहीं भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोल्डी हवा जो क्षेत्र है, ये हमेशा ऑप्शन में आपको दिखेगा कि धान के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं। तो विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य याद रखिएगा कहाँ है, कोल्डी हवा है। धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं और धान का साक्ष्य मिला है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कर्नाटक क्षेत्र में संगनकल्लू, यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, और जो टीले पशुबाड़ों के स्थल में हैं, ठीक है, पशुबाड़ों के क्षेत्र में है। तो याद रखिएगा पशुबाड़ा तो आप सभी समझते होंगे, गाय, पशुओं को बांधने का इसे कह सकते हैं हम लोग, कि वहां जो पाला जाता था, एक बाड़ा बनाया जाता था, ठीक है, तो उसे कहते हैं पशुबाड़ा क्षेत्र, ठीक है। पिकली हल देखिए, कर्नाटक नवपाषाण कालीन निवासी पशुपालक थे, ठीक है। ये गाय, बैल, बकरी और भेड़ आदि पालते थे। यहाँ से राख के ढेर, निवास स्थल दोनों मिले हैं, ठीक है। तो राख के ढेर मिलना मतलब सामान्य सी बातें हैं कि जहाँ पर आग की जो स्थिति थी, या आग के कारण जो थोड़ी जानकारी मिल पाती है आग की, उसकी जानकारी यहाँ पर मिल पाती है कि आग जो है यहाँ पर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा आग मिलना या आग की जानकारी मिलना ये अलग बात है, और आग पर कंट्रोल कर पाना वो अलग बात है, ठीक है। आज आपके पास आग पर कंट्रोल है, कैसे? माचिस लेके घूमिए, कहीं भी आग लगा दीजिए, ठीक है, या फिर पानी डाल दीजिए तो बुझ जाएगा, ठीक है। लेकिन उस समय नहीं था, उस समय ऐसा था कि 2 बांस के जो लकड़ियां हैं आपस में घिस गई किसी कारण, हवा से या किसी, आग लग गया। अब उसमें जो पॉपकॉर्न मिल गया इनको टेस्ट आ गया, ठीक है, हो गया, अनाज पक गया तो टेस्ट आ गया। तो इनको बस आग की जानकारी थी कि ये आग होता है, लेकिन कैसे लगाते हैं या कैसे आती है जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आग पर भी कंट्रोल पाया जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा इस पर, ठीक है। चलिए देखिएगा, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश क्षेत्र, यह इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ में से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरण, हस्त निर्मित रस्सी, छाप मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो रस्सी और रस्सी के छाप वाले मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं, उसके साक्ष्य एविडेंस मिले हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका सारू-तारू क्षेत्र, असम, गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां, चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आदिम कुल्हाड़ियां मैंने अभी आपको दिखाया कुल्हाड़ी का क्रम कैसा रहा है, ठीक है। चिरान क्षेत्र देखिएगा, बिहार क्षेत्र है। यह बिहार के सारण जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन एवं नवपाषाण कालीन स्थल है, जहां प्रचुर मात्रा में अस्थियां, सींगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग बैल, हाथी, बारहसिंगा, गेंडा आदि पशुओं से परिचित थे। ये बांस की बल्लियों की झोपड़ी बनाते थे और धान, मसूर, गेहूं, मूंग और जौ आदि कृषि करना जानते थे, ठीक है। ये क्षेत्र के नाम है नवपाषाण, याद रखिएगा। और नवपाषाण कालीन और ताम्रपाषाण कालीन जो है ये आपस में मिक्स होगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब धातु की खोज होती है, ताम्रपाषाण तांबे की खोज होती है, तो थोड़ी मिक्स आपको मिलेगा। ये उस तरीके समझिए कि आपने अपने घर के बर्तनों में शामिल किया है आपका एल्युमिनियम वाले बर्तन, बड़े बर्तनों में आपका एल्युमिनियम दिखेगा, उसके बाद छोटे बर्तनों में स्टील दिखेगा, ठीक है, और कहीं कहीं पर कांसा की थाली भी दिखेगी। मतलब मिक्स हो रहा है धीरे धीरे चीजें, ठीक है। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि अब नई नई चीजें क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है हमारे यहाँ। धीरे धीरे क्या होता है, ये रेवोल्यूशन होता है कि हम किसको किसको हटा दे। धीरे धीरे कि आपका जो एल्युमिनियम वो धीरे धीरे गायब हो रहा होगा, पीट पीट के ठोक ठोक के बाहर करते जाते हैं उसको, ठीक है। तो ये होता है धीरे धीरे, मतलब चीजें क्या करते हैं हम लोग, बदलते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद एक क्षेत्र याद रखिएगा, दाओजली जो है असम में है, ठीक है, और यहाँ पर पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं, इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है आपका ताम्रयुगीन बस्तियां, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे, ताम्रयुगीन बस्तियों के बारे में। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें जाननी है।
तो कल आपका ताम्रयुगीन बस्तियां हम पढ़ेंगे और कांस्ययुगीन बस्तियां और साथ से साथ लौहयुगीन बस्तियां, ये तीनों को कंपेयर करके पढ़ाऊंगा और उसी के बाद आपका सिंधु घाटी सभ्यता हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। यहां पर 10 क्वेश्चन है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये 10 क्वेश्चन आपके, देखिए अभी तक जो हम लोग इतिहास में पढ़ रहे हैं, यानी कि मैं इस बार जो शनिवार को जो आपका टेस्ट होगा, उसमें शनिवार के टेस्ट में 3 चीजें टॉपिक में अभी से मैं बताता हूं, आपको पढ़ के आना है। वो टॉपिक याद रखिएगा। पहला है कि इतिहास का साक्ष्य, ठीक है, इतिहास का साक्ष्य पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन आएगा पहला। ठीक है, दूसरा आएगा आपका टॉपिक जिसमें आपका सबसे पहले पाषाण काल होगा और उसके बाद आपका धातु युग। ठीक है, धातु युग में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्वेश्चन रहेगा, ताम्र युग और कांस्य युग और लौह युग, ये 3 याद रखिएगा। ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास आपका रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको पहले ही बताते चल रहा हूं मैं कि किस, देखिए आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी से क्वेश्चन दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं पहले से बोलता जा रहा हूं, जैसे जैसे ऑप्शन में बताते चला गया हूं वैसे ही होंगे, तो आपको एकदम तैयार रहना है। इतने टॉपिक को याद रखिएगा, इससे ना ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, 100 क्वेश्चन ही बनेगा यहां से, बस उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक बार 100 क्वेश्चन का रिपीट टर्मोलॉजी आपने सेट कर दिया है, तो कहीं से भी कोई पूछ ले आपसे, ऐसा छूटेगा ही नहीं ये क्वेश्चन, मतलब इतिहास का ये टॉपिक कभी छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो फोकस रहिएगा, आपका ये 3 टॉपिक से आपका शनिवार को टेस्ट होने वाला है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। कल हम पढ़ेंगे ताम्रयुगीन बस्तियां। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन।